Dear students, the video for today is Aunt Jennifer's Tigers, जो कि लिया गया है फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 12 से। ये वीडियो आपकी मदद करेगा to prepare you completely for the chapter or for the poem Aunt Jennifer's Tigers. Now, what inspired me to make this video? मैंने देखा इंटरनेट पे कई सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं रिगार्डिंग द सेम टॉपिक आंट जेनिफर्स टाइगर्स which do not give authentic या सही जानकारी चैप्टर से रिलेटेड and therefore students को एग्जाम में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो authentic and helpful लगे, please share it with your friends. Now let us begin with the chapter. किसी भी कविता को पढ़ने से पहले हमें जरूरत है कि हम पोएट के बारे में जानें और जानें कि पोएट कहाँ से बिलोंग करती है और उनका क्या बैकग्राउंड है। तो हमारी जो पोएट है वो है एड्रियन सिसिल रिच। वो एक अमेरिकन पोएट है। तो अब जब हम ये कविता पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इस पर्सपेक्टिव से कि शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिकन सोसाइटी। इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज, शी वॉज नॉट ओनली अ पोएट, शी वॉज अ स्टॉन्च फेमिनिस्ट। अब फेमिनिस्ट क्या है और फेमिनिज्म क्या है, इन टॉपिक्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्हें बोला जाता था कि ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, जिनका प्रभाव है 20th सेंचुरी पोएट्री पर, और इन्हें LGBTQ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स एंड क्वियर कम्युनिटी के राइट्स के लिए फाइट करने के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्हें जाना जाता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट विमेन्स मूवमेंट के लिए। ये लड़ी महिलाओं के अधिकार के लिए। इन्होंने पब्लिश किया है 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स। अब हम बात करते हैं इस कविता, इस पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स की। यहाँ पे पोएट बताती हैं ऑप्रेस्ड कंडीशन ऑफ विमेन। ऑप्रेस्ड मीन्स जब किसी महिला को सताया जाए मेल डोमिनेंट सोसाइटी द्वारा एंड देयर डोमिनेंस इन सोसाइटी, जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है और कैसे महिलाओं के जीवन पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि ये सिर्फ हमारे देश में है, गलत। ऑपरेशन ऑफ विमेन, महिलाओं को सताया जाना, उनके अधिकारों का हनन, ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है। इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स ये दर्शाता है महिलाओं की उस कंडीशन को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम नोटिस करेंगे इस कविता को पढ़ने से पहले कि एड्रियन सिसिल रिच, इनका जन्म हुआ था साल 1929 में। तो जब इन्होंने ये कविता लिखी होगी उस वक्त और अब में महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार आया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो हम देखेंगे इस कविता में कि कैसे ऑप्रेस्ड कंडीशन ऑफ विमेन हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल फॉर्म बाय द पोएट। एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है फेमिनिस्ट लिटरेचर या फेमिनिज्म। बहुतों को पता नहीं है कि ये क्या है। बात करें क्या है फेमिनिस्ट लिटरेचर। ये एक ऐसा लिटरेचर है, कोई भी लिखित वर्क इंग्लिश में जो कि फेमिनिस्ट गोल्स को अप्रोच करता है। अब ये फेमिनिस्ट गोल्स क्या है? फेमिनिस्ट गोल्स ये है कि महिलाओं को भी उतना ही सामाजिक या फिर उतना ही इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स, अधिकार मिले जितना कि पुरुषों को मिलता है। क्या ये आज हमें मिल रहा है उतने ही इक्वल फॉर्म में? नहीं। और यही इशू, यही गंभीर इशू उठाया गया है इस पोइट्री के माध्यम से। इस टॉपिक को और क्लियरली आपको बताने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का यूज करना चाहूंगी। आप सभी ने स्कॉच ब्राइट स्क्रब पैड्स, जो कि बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया होगा या फिर आपने जरूर इन्हें देखा होगा अपने घर के किचन में। इस पे जो लोगो बना होता है, जो एक तस्वीर छोटी सी आपको दिखेगी, उस पे हमेशा एक महिला की तस्वीर रहती है जो कि बिंदी लगाए रहती है। रिसेंटली एक इंटरनेट पे ये सवाल खड़ा हुआ कि क्यों बर्तन धोने के किसी इक्विपमेंट पे केवल एक महिला की तस्वीर रहेगी, क्यों नहीं उस पे एक पुरुष की तस्वीर हो सकती है?
क्यों हमारे जेंडर रोल्स को ऐसे डिफाइन कर दिया गया है कि सिर्फ औरतें या महिलाएं ही किचन का काम करेंगी और सिर्फ पुरुष ही बाहर जाके नौकरी करेंगे या पैसे कमाएंगे। कि इस कविता का शीर्षक या फिर टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आई एम श्योर आप सबके मन में ये सवाल है कि कौन है ये आंट जेनिफर, आखिर इन्हीं का नाम क्यों सेलेक्ट किया गया है कविता को लिखने के लिए, एंड व्हाट डज शी रिप्रेजेंट, क्या मतलब है इन्हें लेने का या फिर ये क्या दर्शाती हैं। तो मैं आपको बता दूं बिफोर वी प्रोसीड, आंट जेनिफर कोई भी एक साधारण कॉमन वुमन है अमेरिकन सोसाइटी की। आप किसी भी एक महिला को ले ले अमेरिकन सोसाइटी में, वो आंट जेनिफर है जो कि शिकार है ऑपरेशन का, जो कि शिकार है मेल डोमिनेंस का, जो कि शिकार है पेट्रियार्कल सोसाइटी या फिर पुरुष प्रधान समाज का। हर एक वो महिला जिसके अधिकारों का हनन किया गया है, जिन्हें अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है, वो हर एक महिला है आंट जेनिफर। और ये बस एक नाम है, बट शी स्टैंड्स फॉर ऑल दोज वुमेन हु आर बीइंग ऑप्रेस्ड या फिर जिन्हें सदियों से प्रताड़ित किया जा रहा है in the name of patriarchal society। अब आप सामने देख सकते हैं इस कविता का टेक्स्ट। ये कविता बहुत ही छोटी है बट उतनी ही ज्यादा मीनिंगफुल है। आप उतना ही ज्यादा इससे जितना आप इसे पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाउ मच women have to face और how much women have faced throughout the years। तो शुरू करते हैं कविता के साथ। पहले बात करते हैं राइम स्कीम की। राइम स्कीम यानी कि हर एक साउंड जो कि एक वर्ड में है, जो हर लाइन के एंड में रहता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हर लाइन के एंड में कौन सा वर्ड यूज किया गया है और वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन। स्क्रीन एंड ग्रीन दे आर राइमिंग विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं क्योंकि ये सिमिलर साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जब हम इन्हें पढ़ते हैं, स्क्रीन एंड ग्रीन। तो जो वर्ड सिमिलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए हम एक कॉमन अल्फाबेट रख देंगे ए। अब बढ़ते हैं ट्री एंड सर्टेनिटी। ये दोनों भी सिमिलर साउंड्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके लिए हम एक अनदर अल्फाबेट डिनोट करेंगे बी। तो राइम स्कीम हमारा क्या हो गया, ए ए बी बी। सो द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएट्री बिकम्स ए ए बी बी। अब अगर एग्जाम में राइम स्कीम पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही उसे अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे। अब बात करते हैं टेक्स्ट की। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Prance means jumping, a very swift movement. तो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो एक स्क्रीन के अक्रॉस फ्रांस या जंप कर रहे हैं। पर क्या ये टाइगर्स रियल टाइगर्स हैं? नहीं, ये रियल टाइगर्स नहीं है। ये एम्ब्रॉयडरी किए हुए टाइगर्स हैं जिन्हें आंट जेनिफर एक क्लॉथ शीट या फिर कपड़े के शीट पे एम्ब्रॉयडर कर रही हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टोपाज एक जेमस्टोन है, एक रत्न जिसे हम अंगूठी या फिर किसी भी अदर ऑर्नामेंट के साथ पहनते हैं। आप टोपाज की पिक्चर यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आंट जेनिफर के जो टाइगर है ये ब्राइट टोपाज, टोपाज यानी कि गोल्डन येलो कलर के हैं। डेनिजन्स मीन्स कहीं के रहने वाले नागरिक, तो ये रहने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है फॉरेस्ट या फिर जंगल। अब आप जंगल में जाएंगे तो वहां आपको चारों तरफ दिखेगी हरियाली, तो ये ग्रीन कलर सिंबलाइज करता है उसी ग्रीनरी और हरियाली को। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो कलर्स का इस्तेमाल हुआ है, द कलर्स दैट हैव बीन यूज्ड, दे आर वेरी केयरफुली चोजन। बहुत ही ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल हुआ है। अब इन ब्राइट कलर्स की क्या सिग्निफिकेंस है हम बात करेंगे उसके बारे में। इन टाइगर्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट थिंग, नोटिसेबल थिंग, दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री। आंट जेनिफर फियर्स द मेन। उन्हें डर लगता है पुरुषों से क्योंकि पुरुषों की डोमिनेंस सोसाइटी पे, पुरुषों का वर्चस्व है। पर इन टाइगर्स को आदमियों या फिर मेन, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से डर नहीं लगता। दे पेस इन स्लीक chivalric certainty। ये पेस मीन्स
तेज गति में चलना। स्लीक मीन्स बहुत ही स्मूथ। शिवलरिक मीन्स हैविंग ऑल द मैनरिज्म, बीइंग वेरी मैनरफुल एंड बीइंग वेरी कर्टियस। तो ये जो टाइगर्स हैं ये बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं, बहुत ही। शिवलरिक की, तो शिवलरिक का मतलब होता है जिसके पास तहजीब हो, जिसके पास अ लॉट ऑफ मैनर्स हो, जिसे पता हो कि सामने वाले से कैसे बिहेव करना है। अब ये जो टाइगर्स हैं ये आंट जेनिफर के इनर स्पिरिट को सिंबलाइज करते हैं, और ये इसीलिए ये जो टाइगर्स हैं, इट इज रिटन दैट दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री। इट मीन्स they are not oppressed by the men, by the patriarchal society. इन टाइगर्स में खुद का एक ग्रेस है, खुद का एक chivalric attitude है, and they maintain it. Also, these tigers are very different from the men in the society in which Aunt Jennifer is living. टाइगर्स आइडियली, अगर हम टाइगर्स की बात करें तो वो बहुत ज्यादा फेरोशियस होते हैं, वायलेंट होते हैं, बट यहाँ जो टाइगर्स हैं, सिंस दे रिप्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ आंट जेनिफर, ये रिप्रेजेंट करते हैं उन सभी डिजायर्स को आंट जेनिफर के जो कभी फुलफिल नहीं हुए। तो ये टाइगर रिप्रेजेंट करते हैं हिडन स्पिरिट एंड डिजायर्स ऑफ आंट जेनिफर। अब हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग इज द यूज ऑफ इमेजरी इन द पोम। इमेजरी क्या है? इमेजरी एक पोएटिक डिवाइस है जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे की लाइंस को जब हम पढ़ेंगे। अभी हम ये लाइंस देखेंगे। नेक्स्ट स्टांजा की अगर बात करें, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, जो वो अपना सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं उसमें उनकी उंगलियां धीरे धीरे मूव कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल। आइवरी एक वाइट सब्सटेंस है, एक उजला सब्सटेंस जिससे नीडल या फिर सुई बनाने का काम लिया जाता है। आंट जेनिफर मेंटली एंड फिजिकली वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं कि वो छोटी सी सुई भी उनके लिए उसे घुमाना और उससे एम्ब्रॉयडरी करना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। The massive weight of uncle's wedding band. Wedding band वो अंगूठी है जिसे क्रिश्चियन रिलीजन में पहनाया जाता है शादी के वक्त, जो ये दर्शाता है कि एक महिला या पुरुष शादीशुदा है। तो जो ये अंगूठी या फिर वेडिंग बैंड आंट जेनिफर के हाथों में है, ये बहुत ज्यादा उन्हें हैवी लगती है। क्यों? एक वेडिंग बैंड का वेट आखिर हो क्या सकता है, वो बहुत हल्की होती है। पर यहाँ जिस वेट की हम बात कर रहे हैं वो वेट है पेट्रियार्कल सोसाइटी की, वो वेट जो आंट जेनिफर के ऊपर आया है उनकी शादी के बाद, जो शैकल्स, जो उनके ऊपर बंदिशें लगी हैं, the restrictions that she has to face after her marriage with uncle. Uncle is the husband of Aunt Jennifer. Aunt Jennifer के पति जो अंकल हैं, उनसे शादी के बाद जो भी रिस्ट्रिक्शंस आंट जेनिफर की जिंदगी में आई हैं, ये वेडिंग बैंड उन सब रिस्ट्रिक्शंस, उन सब ऑपरेशंस को सिंबलाइज करता है। सिट हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड मीन्स जो अंगूठी हम उनके हाथ के ऊपर देखते हैं जो सिंबलाइज करता है उनकी मैरिड लाइफ को, ये उनके लिए बहुत ज्यादा बर्डनसम हो चुका है। ओवर द इयर्स, इतने सालों में उन्हें जो भी ऑपरेशन फेस करना पड़ा है, बहुत ही नेगेटिव एंड एडवर्स इफेक्ट पड़ा है आंट जेनिफर के लाइफ पे, एंड बिकॉज ऑफ दिस शी हैज बिकम mentally, physically and psychologically very weak and very frail. बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है जो ऑपरेशन उन्होंने थ्रू आउट द इयर्स फेस किया है इस सोसाइटी में। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें, ये देखने के लिए कि क्या हम ठीक तरीके से कविता को समझ पा भी रहे हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि मेंशन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आंट जेनिफर। अगर हम आंट जेनिफर की बात करें तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके। इस तरीके के आंसर्स को लिखने से पहले हमें ये सोचना है कि हम वैल्यू पॉइंट्स ऐड करें अपने आंसर में। वैल्यू पॉइंट्स जो कि अपने नाम की तरह है, वो आपके आंसर में वैल्यू ऐड करते हैं एंड दे हेल्प यू फेच गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो बात करें आंट जेनिफर के कैरेक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी इज एन ओल्ड वुमन
She is weak, she is oppressed by the male dominated society, she does the work of embroidery, and also she is embroidering tigers on the cloth panel which represent or symbolize her inner spirit. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आंट जेनिफर के. Second question, how are the tigers stanza of the poem? When aunt is dead, after the death of Aunt Jennifer, her terrified hands will lie. यहाँ पे बात हो रही है terrified hands की. यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइस जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है और उस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं सिनेक्टिके. आप स्पेलिंग देख सकते हैं स्क्रीन पे. सिनेक्टिके एक फिगर ऑफ स्पीच है व्हेन अ पार्ट ऑफ समथिंग, जब किसी चीज का एक छोटा सा हिस्सा पूरी वस्तु या पूरे व्यक्ति को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहे डू यू लाइक माई न्यू व्हील्स, इसका मतलब वो कह रहा है कि क्या आपको मेरी नई गाड़ी पसंद आई. सिमिलरली यहाँ पे हम इस लाइन में देखेंगे कि टेरिफाइड हैंड्स की बात की गई है, डरे हुए हाथ, but it represents the entire personality of Aunt Jennifer. तो यहाँ पे जो पोएट है एड्रियन रिच वो कहना चाह रही हैं कि इवन आफ्टर डेथ ऑफ आंट जेनिफर, ये जो ऑपरेशन की कहानी है, जो महिलाओं को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, जो पुरुष प्रधान समाज द्वारा, ये खत्म नहीं होगी. उनके हाथ अभी भी उनके हाथों में वो वेडिंग रिंग है और ये जो प्रथा है ये चलती आ रही है और चलती रहेगी. इट विल बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर्स, रिंग्ड विद ऑडियल्स. ऑडियल्स मीन्स जो बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, द बैड एक्सपीरियंसेस जो आंट जेनिफर ने फेस किए आफ्टर हर मैरिज विद अंकल. तो उनके डेथ के बाद भी ये ऑपरेशन की कहानी खत्म नहीं होगी. ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, अगर एक पर्सन किसी के द्वारा मास्टर किया जा रहा है, अगर कोई दूसरा इंसान किसी का मास्टर है, तो जो पहला इंसान है वो क्या होगा, वो स्लेव होगा, वो उसका गुलाम होगा. तो ये जो गुलामी की दास्तान है ये आंट जेनिफर की मौत के बाद भी खत्म नहीं होगी एंड इट विल बी कैरिड फोर्थ, ये चलती रहेगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. पहले भी बताया गया है कि आंट जेनिफर ये बस एक नाम है, बट ये रिप्रेजेंट करती है हर उस महिला को जो विक्टिम है ऑपरेशन की, जो विक्टिम है मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी की. लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कविता एक होपफुल नोट पे एंड हुई है कि जो टाइगर्स, जो उनका आर्ट वर्क है, जो एम्ब्रॉयडरी का उनका वर्क है, जो टाइगर्स उस पे बने हुए हैं, उनका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा. जो टाइगर उनके स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं, अनकॉन्करेबल, जिसे कभी भी झुकाया नहीं जा सकता है, वो टाइगर्स इंटैक्ट रहेंगे, वो प्राउड रहेंगे, वो प्रांसिंग मीन्स वो दौड़ेंगे, वो प्राउड रहेंगे, वो अनअफ्रेड रहेंगे, वो टाइगर्स अभी भी किसी से नहीं डरेंगे. तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हर एक महिला या हर एक औरत के अंदर टाइगर्स जैसे फ्री और इनडोमिटेबल अनकॉन्करेबल स्पिरिट है. बट चूंकि हमें शुरू से ही अपने रोज बता दिए जाते हैं कि आपको बिंदी लगा के किचन में बर्तन धोने हैं, तो हम उसी रोल्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी में काम करते हैं. हमें नहीं समझ आता है कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है. वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मोस्ट ऑफ द वुमेन, दैट दे आर बीइंग रॉब्ड ऑफ देयर राइट्स. तो ये कविता हर उस विमेन को अवेयर करने के लिए है कि डू नॉट बिकम लाइक आंट जेनिफर. देयर आर टाइगर्स हिडन इनसाइड यू. इट इज अप टू यू whether you unleash those tigers or you just keep them hidden inside you. तो यही है इस कविता का मॉडल और हम देखेंगे कि कविता एक पॉजिटिव या फिर होपफुल नोट पे एंड होती है. अब हम बात करेंगे कुछ पोएटिक डिवाइसेस की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और उनमें पूछा जाता है कि कौन से पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है. पहले हम बात करेंगे इमेजरी की. इमेजरी एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जब हम शब्दों को पढ़ें और वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं, जैसे कि टच, टेस्ट, साउंड, साइट या स्मेल, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति, स्मेल करने की शक्ति या फिर सुनने की शक्ति, अगर वो किसी पे भी अपील करे, किसी भी 5 सेंसेस को केवल शब्दों के द्वारा, जैसे कि अगर मैं ये सेंटेंस कहूं
कि द स्मेल ऑफ फ्रेशली मेड कॉफी, तो हमारे दिमाग में उसी वक्त कॉफी की स्मेल आ जाती है। और द स्वीट मेलोडी ऑफ रिंगिंग बेल्स, हमारे दिमाग में उसी वक्त घंटियों की धुन आ जाती है। तो इसे हम इमेजरी कहेंगे। शब्दों के द्वारा किसी भी सेंसेस को अगर टच करे, अपील करे, सो दैट पोएटिक डिवाइस इज इमेजरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस कविता में कि जब यहाँ लिखा है टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, हम इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से वो टाइगर जो है वो दौड़ रहे हैं। या फिर वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वी कैन इमेजिन फॉरेस्ट इन आवर माइंड। तो जहां भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाए किसी भी वन ऑफ द फाइव सेंस ऑर्गन्स को अपील करने के लिए, वहां हम कह सकते हैं कि इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। अब अगला पोएटिक डिवाइस ये है सिनेक्टिके। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जब किसी भी चीज के छोटे से पार्ट को उस पूरी वस्तु को रेफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यहाँ कविता में टेरिफाइड हैंड्स, यहाँ पे बात सिर्फ हाथों की नहीं हो रही है, बात हो रही है आंट जेनिफर की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हैंड्स का यूज किया गया है टू रिप्रेजेंट द एंटायर पर्सनालिटी ऑफ आंट जेनिफर। अगला जो पोएटिक डिवाइस है वो आयरनी है। आयरनी यहाँ पे कहाँ इस्तेमाल हुआ है? जब हम पढ़ते हैं टाइगर्स के बारे में, हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो टाइगर्स है वो शिवलरिक हैं। टाइगर्स का जो नेचर है वो शिवलरिक नहीं होता है, दे आर वेरी वायलेंट यूजुअली। बट चूंकि ये टाइगर रिप्रेजेंट करते हैं आंट जेनिफर के स्पिरिट को, देयरफॉर दे आर शिवलरिक। एंड मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज दैट मेन, आदमी जिन्हें होना चाहिए शिवलरिक, वो शिवलरिक या फिर वो मैनर उनमें नहीं है। तो ये यहाँ पे आयरनी है कि men in the society they are not well mannered but the tigers are. So this is what the irony of the poem is. तो हमने देखा सारे important poetic devices जो यहाँ पे यूज हुए हैं। एक और poetic device बच रहा है जो मेटोनिमी है, METONYMY। इसका मतलब है कि जब कोई एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड को रिप्रेजेंट करे, व्हेन अ फ्रेज इज रिप्लेस्ड विद अनदर व्हिच हैज अ सिमिलर मीनिंग। जब हम बोलते हैं कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, मींस जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बलिष्ठ लोगों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। या फिर अगर हम कहें आई रिमेन लॉयल टू द क्राउन, यहाँ पे लॉयल किससे रहना है? लॉयल रहना है राजा या फिर जो व्यक्ति सिंहासन पे बैठ रहा है, द पर्सन इन अथॉरिटी, उससे लॉयल रहना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें वेडिंग बैंड की, जो आंट जेनिफर के हाथों में है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। यहाँ पे वेडिंग बैंड इज अ मेटोनिमिक फेज। ये वेडिंग बैंड सिर्फ उस अंगूठी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हर उस रेस्ट्रिक्शन को जो आंट जेनिफर ने फेस किया है अपनी मैरिड लाइफ में। all the ordeals, all the problems of her marital life. सिंबलिज्म की बात करेंगे। सिंबलिज्म एक शब्द जो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे सिंबलिज्म विद कलर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि टोपाज ब्राइट गोल्डन येलो कलर का यूज हुआ है, ग्रीन कलर का यूज हुआ है। तो आखिर क्यों इस्तेमाल किया गया है इन कलर्स का? सबसे पहली बात, आंट जेनिफर की जो लाइफ है दैट इज वेरी वेरी डल। वी सी दैट शी इज एन ऑप्रेस्ड वुमन। उनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है। तो जो उनके स्पिरिट एनिमल्स हैं, द टाइगर्स, they represent her hidden desires। और इसीलिए ये जो टाइगर्स हैं they are so bright in color, they represent hope, they represent desires that are hidden within her। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट कलर्स, जैसे कि ब्लैक कलर का नॉर्मली यूज किया जाता है इविल को रिप्रेजेंट करने के लिए, लाल रंग का एंगर को। इट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज फ्रॉम वन कल्चर टू अदर। यहाँ पे टोपाज यानी कि ब्राइट येलो कलर का यूज किया गया है और ग्रीन कलर फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ब्राइट कलर्स दे आर इन कॉन्ट्रास्ट विद लाइफ ऑफ आंट जेनिफर। तो ये थी सारी important details related with the poem Aunt Jennifer's Tigers. I hope after watching this video you will be able to deal with all the board exam questions and you will be able to score good marks in the regarding this chapter. So that's all for this video.
Thank you very much for watching this video. If you liked it, share it with your friends. Thank you.